वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी एक जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। ईरान ने पहली बार इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स की सहायता से इसराइल के ऊपर ईरान ने पहली बार डायरेक्ट अटैक किया है। इसके पहले 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने सीरिया के डेमस्कस में एक अटैक किया था, जिसके अंदर लगभग 13 ईरानियन लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से कुछ एलिट कमांडोज थे, कुछ डिप्लोमेट्स थे और कुछ मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स थे। इसी के जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। आखिर क्यों इसराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या है इन दोनों के बीच की एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नाइनटीन 1948 में इसराइल एज ए स्टेट एस्टेब्लिश हुआ और इसराइल के एस्टेब्लिशमेंट के बाद शायद ईरान उन चुनिंदा मुस्लिम कंट्रीज के अंदर शामिल था जिन्होंने इसराइल को एज ए कंट्री मान्यता प्रदान की। 1953 के अंदर ईरान में एक कॉप हुआ। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुज़द्देक, उनका तख्ता पलट कर दिया गया। कारण ये था कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुज़द्देक, वो अपने कंट्री के हितों के लिए काम कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जो यूरोपियन और अमेरिकन पेट्रोल कंपनीज थे उनको इंपॉर्टेंस देना थोड़ी कम कर दी। यहां तक कि उन्होंने जो ब्रिटेन की पेट्रोल कंपनी थी उसको नेशनलाइजेशन भी कर दिया। इसी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका उनसे खासे नाराज थे और इस वजह से CIA ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसका नाम था ऑपरेशन अजैक्स। और इसके अंतर्गत जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुज़द्देक, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करके उनके स्थान पर जो ईरान की रॉयल फैमिली थी पुरानी, जिसके प्रतिनिधि थे मोहम्मद शाह पहलवी, उनको एज ए प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब आगे चल करके चूंकि प्रेसिडेंट CIA ने बनाया था तो वो अमेरिका के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन उन्होंने रखना स्टार्ट किए और अमेरिका और इजराइल अलाइज थे। इस वजह से ईरान के इजराइल के साथ जो रिलेशन थे वो भी काफी अच्छे थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद रजा पहलवी ने धीरे धीरे ईरान का वेस्टर्नाइजेशन करना स्टार्ट किया और ये बात ईरान के स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को नागवार गुजरी। उन्होंने इसको अपोज करना स्टार्ट किया। दोनों के बीच में तनातनी कुछ इस तरह से बढ़ गई कि 1964 में आयतुल्लाह खोमेनी को ईरान छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। कुछ टाइम वो फ्रांस में रहे, उसके बाद वो इराक में शिफ्ट हो गए। 1978 जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान पहुंचे और एक पार्टी दी गई उनके आने की खुशी में, जिस पार्टी के अंदर ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि वहाँ के जो रॉयल फैमिली के राजा भी हम उनको कह सकते हैं, वो शामिल हुए और प्रेसिडेंट खुद भी शामिल हुए। उसकी फोटोज काफ़ी वायरल हुई। वेस्टर्न स्टाइल की पार्टी थी। इस बात को लेकर के ईरान के जो कंजर्वेटिव लोग थे या फिर जो रिलीजियस लोग थे वो काफ़ी नाराज हुए। यहाँ तक कि आयतुल्लाह खोमेनी ने तो इस पार्टी को शैतानों की पार्टी ऐसा तक कह दिया और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ईरान की पब्लिक को वहाँ के राजा पहलवी के अगेंस्ट में उकसाना स्टार्ट किया और इस तरीके से ईरान के अंदर एक क्रांति स्टार्ट हुई जिसे हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान कहते हैं। 1978 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई और 1979 में आकर के कंक्लूड हो गई। इस रिवॉल्यूशन की वजह से ईरान के प्रेसिडेंट को ईरान छोड़ करके बाहर भागना पड़ा और ईरान के ऊपर सब कुछ जो था वो आयतुल्लाह खोमेनी के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए और उन्होंने ईरान की नई पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया। आयतुल्लाह खोमेनी ने इजराइल को एक वेस्टर्न इम्प्लांटेशन बताया। उन्होंने बताया कि ये इजराइल पहले यहाँ पर था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है और उन्होंने जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल इजराइल के अगेंस्ट था। बिकॉज ईरान का जो नया स्ट्रक्चर बन रहा था अब वो कंप्लीटली इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग बन रहा था, यानी कि ईरान का जो कानून था वो भी इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलने वाला था। शरिया कानून वो वहां पर लागू किया गया और इस वजह से ईरान का स्टैंड बिल्कुल अगेंस्ट हो गया इजराइल के। जो ईरान का स्टैंड पहले इजराइल के लगभग सपोर्ट में हुआ करता था। यहां तक कि आयतुल्लाह खोमेनी ने तो अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान करार दे दिया। ईरान अभी भी एक नया इस्लामिक रिपब्लिक बना ही था कि उसके ऊपर इराक ने अटैक कर दिया। इराक जिसके प्रेसिडेंट उस समय सद्दाम हुसैन थे, काफी एग्रेसिव और एम्बिशियस था उस टाइम। इवन इराक के इजराइल के साथ भी 2 वॉर हो चुके थे। पहला वॉर हुआ 1967 में और दूसरा हुआ 1973 में। अब ये जो इराक ईरान वॉर था इसके पीछे 2 रीजन। पहला रीजन ये था कि इराक जो कंट्री था वो शिया डोमिनेटेड था, शिया पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी थे। तो उन्हें लगा कि जिस तरीके से ईरान के अंदर एक इस्लामिक क्रांति हुई है, वैसी क्रांति अगर इराक के अंदर भी हो गई तो हो सकता है उनकी सत्ता खतरे में आ जाए। इसीलिए वो ईरान के दबदबे को, ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट यह था कि ईरान और इराक के बीच में कुछ इलाकों को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष चलता हुआ आया था। फॉर एग्जाम्पल एक शत अल अरब करके नदी है, उसका ईस्टर्न बैंक जो है उसको इराक वापस से लेना चाहता था ईरान से
और इसके अलावा एक खुजिस्तान करके प्रोविंस था जहां पर अरब मूल के लोग काफी संख्या में रहते थे। उस इलाके को भी इराक वापस से ईरान में मिलाना चाहता था। और अभी ईरान नया नया एस्टेब्लिश हुआ ही था क्रांति के बाद में, इसलिए ईरान की कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि पहले ईरान के साथ में जो रिलेशंस थे वो यूएस के, ब्रिटेन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, पर अब वैसे रिलेशन नहीं रहे थे। तो ईरान अगर हम देखें डिफेंस के तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि उसके पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे। पर इसी चीज़ का फायदा उठा करके सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया 1980 में। और स्टार्टिंग के 2 सालों के अंदर इराक को काफ़ी गेंस मिली। इवन 3 महीने के अंदर अंदर ही इराक ने ईरान के काफ़ी ज़्यादा हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया और ईरान के काफ़ी संख्या के अंदर सैनिक मारे गए। अब इस बात का फायदा उठाया इसराइल ने। इसराइल ने एक पॉलिसी तैयार की जिससे उन्होंने ईरान को हेल्प करना स्टार्ट की। जी हाँ, ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट में अपना स्टैंड रखा हुआ था, उसके बावजूद भी इसराइल ने ईरान की हेल्प की, उनको हथियार दिए ताकि वो इराक को काउंटर कर सके। और इस वजह से ईरान की वापस युद्ध के अंदर वापसी हुई और 3 साल के बाद 1983 में ईरान ने धीरे धीरे अपने इलाके वापस जीतना स्टार्ट कर दिया। और 1988 के अंदर जाकर के दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं निकला, दोनों की इकोनॉमी वीक हो गई, दोनों काफी कमजोर स्थिति के अंदर आ गए। तब जाकर के ये जो वॉर है ईरान और इराक का एक कंक्लूड हुआ। लेकिन इस युद्ध से इसराइल को 2 फायदे हुए। पहली बात यह थी कि ईरान और इराक दोनों ही उस टाइम पर इसराइल के दुश्मन थे और इसराइल चाहता था कि दोनों ही कमजोर हों। इसीलिए उसने जानबूझ करके ईरान को हथियार की सप्लाई की। यहां तक कि जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसने एक फर्जी कंपनी बना करके अमेरिका से हथियार लिए और ईरान को बेचना स्टार्ट किए। बिल्कुल सीक्रेट तरीके से सब काम होता था। और दूसरा पॉइंट ये है कि इससे ईरान की इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, जो वेपन्स बनाती थी, उसको एक अच्छा खासा मार्केट मिल गया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि इसराइल अच्छे खासे हथियार बना सकता है, बेच सकता है। इस तरीके से इसराइल को फाइनेंशियल फायदा भी हुआ। 1990s के अंदर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और एक बार फिर से गल्फ वॉर हुआ जिसके अंदर इराक फिर से पराजित हो गया। और इन सब चीजों की वजह से अब इस क्षेत्र के अंदर, ये जो पूरा अरब का जोन है, यहां पर बस 2 ही बड़ी पावर बच गए थे, इसराइल और ईरान। और जब भी किसी फील्ड के अंदर कोई 2 पावर्स होते हैं तो उनके बीच में नो डाउट डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों पूरे रीजन के अंदर अपना दबदबा स्थापित करना चाहते हैं। और यही हुआ इसराइल और ईरान के साथ में। तो 1990s के बाद में इसराइल और ईरान के साथ में आपस में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के ऊपर खुल के अटैक्स नहीं करते थे, बस एक दूसरे के जो अपोजिट लोग थे उनको फंडिंग कर दिया करते थे। फॉर एग्जांपल, ईरान जो था वो पैलेस्टाइन के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता था, हमास को फंडिंग करता था। वहीं जवाब में इसराइल जो था वो ईरान के अंदर जो मिलिशिया ग्रुप्स थे, जो ईरान के अंदर कुछ रिबेल्स लोग थे, उनको सपोर्ट करता था फाइनेंशियली। और ये सब चीजें लगातार चलती रही। ईरान और इसराइल के रिलेशंस में एक नाटकीय मोड़ तब आया 2002 के अंदर पता चला कि ईरान न्यूक्लियर वीपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का स्टैंड इसराइल के अगेंस्ट बिल्कुल क्लियर है, वो इसराइल के एक्सिस्टेंस को मान्यता नहीं करते हैं। तो अगर ईरान जैसा कंट्री न्यूक्लियर वीपन डेवलप कर लेता है तो ये इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। और इसी को भांप करके इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट में कोवेट ऑपरेशंस को बढ़ाना स्टार्ट किया। कई जगहों पर जो ईरान के साइंटिस्ट थे, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हैं, उनका असैसिनेशन हो गया, मर्डर कर दिया गया। इवन ईरान के अंदर जाकर के भी ईरान के जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर काम कर रहे थे या फिर जिनके ऊपर शक था कि ये न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर दी गई। यहाँ तक कि ईरान के ऊपर साइबर अटैक्स भी किए गए। जवाब में ईरान ने भी जो ऐसे ग्रुप्स थे जो कि इसराइल के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हिजबुल्ला इन लेबनान, हमास इन पैलेस्टाइन, उनको खुल करके हथियार और फंड मुहैया कराना स्टार्ट किया। इन सभी घटनाओं को हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो 2006 में ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्ला ने लेबनान से इसराइल पर अटैक करना स्टार्ट किया और इसराइल की बॉर्डर पर लगभग 3 इजरायली सैनिक मारे गए और उनकी बॉडीज को लेबनान में लेकर जाया गया। जब इसराइल के सैनिक लेबनान में पहुंचे ताकि अपने सैनिकों की बॉडी वापस लेकर के आ सकें, तो उन्हें भी वहां पर बंधक बना लिया गया और लगभग 5 सैनिकों की और वहां पर हत्या कर दी गई। इस बात से इसराइल ने एक मैसिव अटैक किया लेबनान के ऊपर, जिसके अंदर लेबनान की मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। लगभग 34 डेज तक ये वॉर चला। फाइनली यूएन ने इसको रिजोल्व करवाया और दोनों के बीच में सीज फायर हो। 2010 में इसराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर साइबर अटैक किया, जिसको नाम दिया गया स्टक्सनेट। इस मेलवेयर ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके स्ट्रक्चर को खराब कर दिया और काफी नुकसान पहुंचाया रिएक्टर। 2010 से लेकर 2020 तक अब ईरान और इसराइल के प्रॉक्सी वार के अंदर थोड़ी तेजी आने लग गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे और
लेकिन कभी एक दूसरे के ऊपर आमने सामने अटैक नहीं किया। जो भी अटैक्स होते थे वो किसी थर्ड कंट्री के अंदर होते थे, और इनके जो बैटल फील्ड्स बने वो कुछ प्रमुख देश बने। फॉर एग्जाम्पल यमन में हुती रिबेल्स को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि इजराइल उनको अपोज करता है। दूसरा बना इनके बीच में सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि इजराइल उनको अपोज करता है। तीसरा एग्जांपल हम देखें लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है और इजराइल अपोज करता है। और ये तीनों ही कंट्री, इसके अलावा भी और कंट्रीज हैं, लेकिन तीनों ही कंट्रीज जो थे वो मेजर बैटल ग्राउंड्स बन गए, जहां पर ईरान और इजराइल एक दूसरे की फोर्सेस को टारगेट करने लगे। 2020 के अंदर एक मेजर अटैक हुआ इराक के बगदाद में, जिसके अंदर ईरान के ब्रिगेडियर जनरल सुलेमान कासिम बिन सुलेमानी मारे गए। उनको काफी रेस्पेक्ट की जाती थी ईरान के अंदर भी, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को बचाने में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने ये स्ट्रेटजी प्लान की थी जिसकी वजह से बशर अल असद जो रिबेल ग्रुप्स थे उनको काउंटर कर पाए। 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर एक मैसिव अटैक किया, जिसमें लगभग 1500 के करीब इजरायली नागरिक मारे गए, कई सैनिक मारे गए, और उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए गाजा के ऊपर स्ट्राइक करना स्टार्ट की, और इजराइल हमास के अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो वॉर अभी तक भी चल रहा है, और उसके अंदर ईरान ने सीधे सीधे हमास को सपोर्ट किया। मतलब अब दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो खुल करके सामने आ चुकी है, और इजराइल ने भी ईरान के ऊपर आरोप लगाए, और उसके बाद ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट की, मिसाइल्स लॉन्च की, और वो जो पूरा रीजन है वो फिर से एक बार कंप्लीट वॉर जोन के अंदर तब्दील हो गया। और अब 2024 के अंदर वापस से इजराइल और ईरान एकदम आमने सामने हो गए, क्योंकि इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान के जो ऑफिसर्स थे उन पर अटैक किया, क्योंकि सीरिया काफी इंपॉर्टेंट जगह है इजराइल के हिसाब से। इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया के अंदर ईरान स्ट्रांग हो, क्योंकि इजराइल और सीरिया बिल्कुल पड़ोसी हैं, और सीरिया के अंदर कुछ भी हलचल होती है तो उसका नुकसान इजराइल को आगे चल करके हो सकता है। इसके अलावा सीरिया का एक इलाका है जिसको बोलते हैं गोलन हाइट्स को 1967 में इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था, और आज तक वहां पर इजराइल का ही कब्जा है। इजराइल उस जगह से अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता, इसी वजह से भी सीरिया इजराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ चुका है और आमने सामने एस्केलेशन हो सकता है। अगर इजराइल रिटेलिएट करके ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है तो फिर से ये अटैक्स का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, और ये कितना बड़ा युद्ध बन सकता है इसको कोई नहीं जानता। इवन अगर इसमें मेजर पावर्स इन्वॉल्व होती हैं तो फिर तस्वीर पूरी की पूरी बदल सकती है। कारण यह है, अगर हम इजराइल के अलाइज की बात करें तो उसको यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का सपोर्ट है, जबकि अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान को चाइना एंड रशिया का सपोर्ट है। इसके अलावा भी कई रीजनल पावर्स ऐसी हैं जो ईरान को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है। ईरान एक शिया कंट्री है, इसलिए जिस भी कंट्री के अंदर शिया ग्रुप्स डोमिनेटिंग कंडीशन में है वो सभी इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से हम देखें कि जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर काफी ज्यादा अटैक्स आजकल शिप्स के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के सपोर्ट वाले जो ग्रुप्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के शिप्स को लगातार टारगेट कर रहे हैं। यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो वेस्ट एशिया का जोन है जहां पर ईरान, अरब, इस तरह की कंट्रीज हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक पावर हाउस है, क्योंकि यहां से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, और आज भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम व्हीकल्स जो हैं वो पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं। इसके अलावा भी इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं। तो अगर इस जोन के अंदर कुछ भी वॉर होता है या कुछ भी छोटा मोटा एस्केलेशन भी होता है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। खासतौर पर अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो भी पूरी दुनिया के मार्केट जो होते हैं वो ड्रास्टिकली क्रैश होते हैं अगर कुछ भी हलचल इस जोन में होती है। बहरहाल हम सब ये उम्मीद करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, और या फिर यूएन इनके बीच में कुछ रिजोल्व करवाए और इस क्षेत्र के अंदर वापस से अमन चैन कायम हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और आपके जो भी व्यूज हैं वो प्लीज कमेंट में आप जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।